Hello everyone, this is Palak Batheja and I am from PEF's Commerce classes. Today we are going to study about provisions, reserves, the difference between them, and also we will solve some questions regarding provisions. So let's start. Yes. We all know that a company incurs various transactions during the year. It enters into sales transactions, purchase transactions, it incurs various expenses. It also earns various types of incomes from various other sources, irrespective of whether it is related to their operations or not, right? In the end, एक कंपनी के पास फिर बचता क्या है? एक बिजनेस के पास बचता क्या है? प्रॉफिट्स. उसमें से वो कुछ पोर्शन सेट असाइड कर देती है. बट डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविजन, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दैट अमाउंट सेट असाइड, वो डिपेंड करता है क्या वो प्रोविजन है या रिजर्व्स है. फाइन. प्रॉफिट्स में से कुछ पोर्शन सेट असाइड किया गया, या तो वो रिजर्व्स होते हैं या प्रोविजंस होते हैं. मैम, अगर ये प्रॉफिट्स में से ही निकले तो इसमें दो दो नाम क्यों, एक ही क्यों नहीं? बिकॉज इनका नेचर अलग अलग है, इनका पर्पस अलग अलग है. ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनका पर्पस क्या है, इनको कहां कहां यूज किया जाता है. ठीक है ना? देखो, प्रॉफिट्स में से निकले प्रोविजन या फिर निकले रिजर्व्स. प्रोविजन क्या होता है? देखो, एक कंपनी साल के दौरान कितनी ही सारी ट्रांजैक्शंस करती है, राइट? उन ट्रांजैक्शंस की वजह से, उन इवेंट्स की वजह से फ्यूचर में उनको कुछ भी इंकर करना पड़ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आज के आज उसने एक एसेट खरीदा, अगले आने वाले सालों में उसको डेप्रिसिएशन इंकर होगी. फिर सालों के अंत में जब लाइफ ऑफ द एसेट एंड होगा तब उसको एसेट को रिप्लेस भी करना पड़ेगा, राइट? तो आज उसने एसेट खरीदा, आज उसने कोई ट्रांजैक्शन करी, उसकी वजह से उसको फ्यूचर ऑब्लिगेशन होगी, फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन होगी, उसको फुलफिल करना पड़ेगा. तो उसको अभी के अभी उसका प्रोविजन बनाना पड़ेगा. इसीलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं. ठीक है? आज उसने कुछ सेल किया, हमें पता है कि हमारा ये बिजनेस है, इसमें जितनी भी हम सेल कर रहे हैं 5% जितने भी हमारे डेटर्स होंगे, टोटल जितने भी डेटर्स होंगे उसमें से 5% पक्का हमें पैसे नहीं देने वाले. भाई, इतने सालों से हम बिजनेस कर रहे हैं, इतना तो पता लग ही जाएगा. वो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेटर्स का एस्टीमेट, राइट? आज हमने सेल करी, हमें पता है फ्यूचर में हमें बैड डेट्स होंगे, राइट? तो उसके लिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आज के आज ही क्रिएट कर देंगे. वही रही बात रिजर्व्स की, तो वो भी प्रॉफिट्स में से ही सेट असाइड होते हैं, बट उनका पर्पस कभी भी डिटर्मिन नहीं होता. वो किसी भी पर्पस के लिए आगे जाके यूज हो सकते हैं. ठीक है? हाँ जी. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं. इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस एज वेल एज लाइबिलिटी इन दी बैलेंस शीट. ठीक है? रही बात रिजर्व्स की, वो होते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स. अब अप्रोप्रिएशन क्या होता है, राइट? आपके मन में पक्का ये सवाल आ रहा होगा. देखो, अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का नेचर चेंज कर देना, एक तरीके से उसको किसी साइड पे रखकर एक रिजर्व के अंदर एलोकेट कर देना. होते वो भी प्रॉफिट्स हैं, बट नाम चेंज कर दिया एक तरीके से, राइट? प्रोविजंस आर मेड टू मीट नोन लायबिलिटी. मैंने एग्जाम्पल लिया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, राइट? आज हमने कोई एसेट खरीदी और मुझे पक्का पता है कि आगे जाके वो डेप्रिशिएट होगी, तो उसके लिए प्रोविजन मैं अभी से बना लेती हूँ, है ना? तो एक नॉन लायबिलिटी के लिए चाहे उसकी अमाउंट सर्टेन अमाउंट पता नहीं है, बट हम बेस्ट एस्टिमेट लगाकर उसको कैलकुलेट तो कर सकते हैं, राइट?
तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक फ्यूचर में होने वाली नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए बनाया जाता है। रही बात रिजर्व्स की, इनका पर्पस होता है कंपनी की, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। देखो, एक इंसान की, हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, एक इंसान अगर अपनी सेविंग्स इकट्ठा करता रहता है तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अपने आप में स्ट्रांग होती रहती है। वही दिमाग एक बिजनेसमैन चलाए तो वो रिजर्व क्रिएट करता है ताकि उसकी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी कैपिटल बढ़ती रहे। ऑलराइट, अब बिकॉज प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड लाइक काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। ठीक है। रही बात रिजर्व्स की, वो प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करता बिकॉज जब हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को फॉर रिजर्व पर्पसेस सेट असाइड करते हैं, तो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद करते हैं, ना कि पहले। प्रोविजन की जब हम एडजस्टमेंट, प्रोविजन की जब हम एंट्री P&L में डालते हैं तो हम नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले डालते हैं, जैसे बाकी एक्सपेंसेस डालते हैं। रही बात रिजर्व्स की, इसकी एंट्री, इसके जर्नल एंट्री है, इसकी हम अप्रोप्रिएशन आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स करते हैं। तो नेट प्रॉफिट के ऊपर रिजर्व्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन प्रोविजन का पड़ता है। देखिए, प्रोविजंस को हम किसी पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आगे आने वाले डिटेरियोरेशन के लिए बना रहे हैं, एसेट की वैल्यू कम हो रही है उसके लिए बना रहे हैं, तो उसको हम सेट असाइड कर रहे हैं, उसको हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, ना ही हम उसको किसी और एसेट में इन्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। रही बात रिजर्व्स की, देखो रिजर्व्स हम बनाते ही किस लिए हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कोई चीज खरीदनी हो, कोई हमें लॉसेस फ्यूचर में अचानक से हो जाएं, या फिर हमें कोई और एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ जाएं, राइट, उसको हम मीट कर सकें, उनको हम पूरा कर सकें, वो एक्सपेंसेस को हम पे कर सकें, इसीलिए हम रिजर्व्स को बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट भी उसी का ही पार्ट है। तो रिजर्व्स के अंदर जितनी भी अमाउंट पड़ी है उससे हम कोई ना कोई नई इन्वेस्टमेंट पक्का कर सकते हैं, प्रोविजंस में ऐसा नहीं कर सकते। फिर है, अगर एक बिजनेस या कंपनी डिविडेंड बांटने की सोचे तो क्या प्रोविजंस में से कर सकती है? नहीं, बिकॉज आई टोल्ड यू कि इसका पर्पस पहले से ही डिसाइड होता है। लेकिन रिजर्व्स का कोई पर्पस नहीं होता, तो डिविडेंड भी इसमें से पे हो सकता है, बिकॉज रिजर्व्स आर नथिंग बट प्रॉफिट्स ओनली, और डिविडेंड प्रॉफिट्स में से ही पे होता है। प्रोविजन आपका प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट से जरूर निकला है, बट ये आपकी फ्यूचर लायबिलिटी को पे करने के लिए एक अमाउंट सेट असाइड की गई है। इट इज नथिंग बट योर लायबिलिटी, नॉट योर प्रॉफिट्स। हम प्रोविजन क्यों बनाते हैं और रिजर्व्स क्यों बनाते हैं? देखो, प्रोविजन को बनाने के पीछे दो थिंकिंग्स काम करती हैं, या तो प्रूडेंस, या तो आपको किसी लॉ ने बता दिया जी कि आपने प्रोविजन बनाना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसमें आपका प्रूडेंस काम करता है कि हाँ जी, हमें फ्यूचर में लॉसेस होंगे तो अभी से प्रोवाइड फॉर कर दो, अभी उसका प्रोविजन क्रिएट करके रख लो। रही बात प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स की, तो उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको कहता है कि आपको जो सी इस साल के अंदर इनकम हुई है अगले साल भी उसके ऊपर टैक्स पे करो, तो आज ही उसकी प्रोविजन क्रिएट करनी बनती है ना। तो इसीलिए वो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बनेगा, प्रूडेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा। रही बात रिजर्व्स की, रिजर्व्स में हम यही सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ सकती है, तो आज ही हम कुछ ना कुछ अमाउंट सेट असाइड करके अपने रिजर्व के अंदर डाल दें, तो उसमें प्रूडेंस आता है। अच्छा, अब इनको दिखाते कहाँ हैं बैलेंस शीट और P&L में? प्रोविजन को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर एज करंट लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी होती है। ठीक है। और रिजर्व्स को हम फिर भी लायबिलिटी में ही शो करते हैं, बट नॉट एज ए करंट लायबिलिटी,
एज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हमारे प्रॉफिट्स ही हैं, बट उनका हम नाम चेंज करके साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और एक और बात, प्रोविजंस को हम या तो करंट लायबिलिटी में शो कर सकते हैं, दूसरा इसका क्या वे है, जिस एसेट के रिगार्डिंग वो प्रोविजन बनी है उसमें से सेट ऑफ करके। फॉर एग्जाम्पल, या तो आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को करंट लायबिलिटी में शो कर दीजिए, दूसरा इसका क्या वे है, डेटर्स के अमाउंट में से, एसेट साइड पे डेटर्स की अमाउंट में से उसको लेस कर दीजिए। दोनों ही वेज ओके हैं, एज पर नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, दोनों को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। Yes. For example, if you have been given a trial balance जिसमें डेटर्स की अमाउंट है डेबिट साइड पर 1 लाख रुपए, बैड डेट्स हैं 5,000 रुपए और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 10,000 रुपए। अब इसको हमने प्रेजेंट करना है बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? आपके लेवल पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और है बैलेंस शीट, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस है, इनमें जितनी भी एंट्रीज हैं इनका सिंगल इफेक्ट आएगा, इनका डबल इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी पहले से ही जनरल एंट्री पास हो चुकी है, लेजर अकाउंट में पहले से ही ये पोस्ट हो चुके हैं। अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर इनके फाइनल बैलेंसेस आ रहे हैं, इनकी सिर्फ हम प्रेजेंटेशन करेंगे डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी बोली मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के अंदर। डेटर्स हमारा जाएगा बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे, बिकॉज ये हमारे ट्रेड डेटर्स हैं जिनको हम रेगुलरली सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ हमारी रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ये हमारे करंट एसेट्स हैं। बैड डेट्स क्या हैं? ये हमारे एक तरीके के एक्सपेंसेस हैं, फाइन, इनकी एडजस्टमेंट पहले से ही डेटर्स के अंदर हो चुकी है। ये 1000 जो आ रही हैं ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ बैड डेट्स है, ठीक है। इसका हम प्रेजेंटेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर। फिर है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है हमारा करंट लायबिलिटी। इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो हम करंट लायबिलिटी में शो कर सकते हैं या फिर डेटर्स की अमाउंट में से लेस कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी इफेक्ट सिंगल टाइम जाएगा, सभी का इफेक्ट सिंगल टाइम जाएगा, किसी का भी डबल इफेक्ट नहीं जाने वाला, बिकॉज इनकी पहले से ही एंट्रीज पोस्ट हो चुकी हैं। आइए हम इसको शो करते हैं डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। यहां आएगा टू बैड डेट्स, कितने रुपीस के? 5,000 रुपीज। दूसरी साइड हमारी बनेगी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, एसेट्स। यहां पर हमारे शो होंगे करंट एसेट्स, जिसके अंदर हम शो करेंगे डेटर्स को, कितने के हैं? 1 लाख रुपए के। फिर है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या तो हम करंट लायबिलिटी में शो कर सकते हैं, ठीक है, यहां आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का है? 10,000 का। ऐसे हम इसके प्रेजेंटेशन कर देंगे। दूसरी प्रेजेंटेशन क्या होगी? हम डेटर्स में से यही अमाउंट लेस करके दिखा देंगे और नेट डेटर्स 90,000 के शो करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सेम एग्जांपल है सर, बट इसमें हमें फर्दर एडजस्टमेंट्स गिवन है। फर्दर एडजस्टमेंट्स क्या गिवन है? आइए देखते हैं। बैड डेट्स
जो इनके अंदर इंक्लूडेड नहीं है और हैं, जिसको अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना भूल गया होगा मे बी, तो वो है 2000 रुपीज़ के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमने अपने डेटर्स का 15% पे क्रिएट करना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, जो ट्रायल बैलेंस में चीजें गिवन हैं, अगेन उनकी ट्रीटमेंट सिंगल टाइम करेंगे, लेकिन ये जो फर्दर एडजस्टमेंट्स हैं, इनकी ट्रीटमेंट हमारी बुक्स में ड्यूरिंग देयर ईयर कभी भी नहीं हुई, ओके। तो इनको हम 2 टाइम इफेक्ट्स देंगे, डबल इफेक्ट्स देंगे। चलो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पहला है हमारा P&L, दूसरा है हमारा बैलेंस शीट। डेटर्स हैं 1 लाख के, इनको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज करंट एसेट्स। डेटर्स 1 लाख, ऑलराइट। फिर है हमारे बैड डेट्स 5000 के, वो हमारे 2 साइड पे जाएंगे, डेबिट साइड पे जाएंगे P&L के बैड डेट्स 5000, ऑलराइट, ऐसे। अब हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का करंट लायबिलिटीज में हम शो करेंगे ऐसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के? 10,000 के, 10,000 के। देखो, अब हमारी 2 एडजस्टमेंट्स करनी बाकी हैं। पहले तो जो बैड डेट्स नहीं इंक्लूड किए उनकी ट्रीटमेंट करो। बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स की वजह से होता क्या एक्चुअल में, हमारे डेटर्स कम हो जाते हैं और वही हमको लॉस हो जाता है, राइट। हमें लॉस हो रहा है 2000 रुपये का और हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं। जब हमें लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, तो हम P&L को डेबिट कर देते हैं। रही बात हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं, अगर हमारा एसेट कम हो तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या पास होगी? P&L अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट। P&L अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, मतलब एक तरीके से हम बैड डेट्स को यहां पर ऐड कर देंगे। ये आएगा हमारा फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज, फाइन। और यहां पर बैलेंस शीट के अंदर हम डेटर्स के अंदर एक और चीज माइनस करेंगे, बैड डेट्स विच वर नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर 2000 रुपीज के। यस, इसको हम बैड डेट्स को डेटर्स भी कर सकते हैं और बाद में P&L में ट्रांसफर कर सकते हैं ना, तो अपने शॉर्टकट करते हैं ना उसका। हाँ जी, देखिए मैंने तो आपको नेट इफेक्ट बताया है। अगर आपको 2 एंट्रीज के साथ इसको पास करना है या फिर रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे? पहले तो हम बैड डेट्स को डेटर्स के साथ एडजस्ट करेंगे। डेटर्स के साथ एडजस्ट करने के लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे? देखिए, पहली एंट्री आएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट 2000। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी जनरल एंट्री क्या होगी? इसको हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे। P&L अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेट्स अकाउंट, फाइन। एक तो
ऐसे कर सकते हो। दूसरा, इसकी हम नेट एंट्री पास कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैड डेट्स और ये बैड डेट्स कैंसल आउट हो जाएगा। नेट एंट्री कैसे पास होगी? P&L अकाउंट डेबिट 2000 टू डेटर्स अकाउंट। जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है हमारा प्रोविजन की एंट्री। अब देखिए उसने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन 15%। देखिए अब हमारे डेटर्स जो डाउटफुल हैं वो कितने रह गए हैं? देखो पहले हमारे थे 1 लाख, बैड डेट्स हो गए 2000। बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स में आखिर क्या फर्क है? देखो बैड डेट्स तो पक्का ही डूब गए, उसके ऊपर तो कोई प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है। डाउटफुल मतलब अभी भी चांसेस हैं, या तो वो बैड होंगे या गुड होंगे, हमें नहीं पता। यानी कि 98,000 के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता कि वो बैड है कि गुड है, तो वो डाउटफुल है। ठीक है, तो 98,000 के ऊपर ही हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे 15% का। कैलकुलेट करके बताइए कितना बनता है? बनता है 14,700 का। 14,700 का हमको टोटल प्रोविजन बनाना है, पर अभी तक कितना बना है? हमारे पास प्रोविजन अभी तक कितना बना हुआ है? 10,000 का। तो और एडिशनल कितना बनाएंगे? 4,700 का। ठीक है, और बनता किस में से है? प्रॉफिट्स में से ही तो बनता है। यानी कि जब हम प्रोविजंस की एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे? करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फाइन, कितने से पास करेंगे? 4,700 से। लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,700। ठीक है, यहां पर ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में यानी कि एक तो 5,000 जो ट्रायल बैलेंस में था बैड डेट्स वो डेबिट हो रहा है, एडिशनल बैड डेट्स 2,000 के वो डेबिट हो रहे हैं, और एडिशनल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट कहां जाएगा? मैंने कहा था ना ये एडिशनल एडजस्टमेंट्स की करनी पड़ेगी, 2 टाइम्स हमें एडजस्ट करना है इसको, बिकॉज ये ट्रायल बैलेंस पे गिवन नहीं है। इसको हम यहां पर बैलेंस शीट में जौन सी एग्जिस्टिंग करंट लायबिलिटी है उसके अंदर ऐड कर देंगे। फर्दर प्रोविजन टू बी क्रिएटेड 4,700 का। टोटल हमारी कितनी प्रोविजन बनी? 14,700 की। और हमारे नेट डेटर्स यहां पर कितने आएंगे? 98,000 के। एक तो ये प्रेजेंटेशन का वे है, दूसरा क्या वे मैंने बताया था कि इनको हम नेट करके दिखा सकते हैं। डेटर्स की इस 98,000 वाली अमाउंट से टोटल 14,700 को लेस करके दिखा दीजिए, तो नेट डेटर्स आपके मिल जाएंगे। दोनों वे आउट ठीक हैं, बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको प्रेजेंट करने का इजी तरीका ये है। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि एडजस्टमेंट्स का डबल इफेक्ट पड़ता है ना? हाँ जी, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई चीज गिवन है उसकी ट्रीटमेंट इन बुक्स यानी कि जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, लेजर में रिकॉर्डिंग हो चुकी है, सब कुछ उसका हो चुका है, उसमें सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट जाएगी, यानी कि हमको उसको सिर्फ अपने बैलेंस शीट या P&L में प्रेजेंट करके दिखाना है, उसका और कोई लेना देना कहीं और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, उसके ओवर एंड अबव हमें जौन सी एडजस्टमेंट्स दी होती हैं ट्रायल बैलेंस के नीचे, इनको हमने कुछ भी नहीं करा होता, ना इनकी हमने जर्नल एंट्री पास करी होती है, ना हमने इसकी लेजर में पोस्टिंग करी होती है, बट इसका कुछ तो करेंगे ना, इसीलिए हम डबल एंट्री डबल एडजस्टमेंट्स करते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा क्वेश्चन। मैम ये बैलेंस शीट तो नहीं टैली होगी ना, क्योंकि ये पूरा डाटा मेरा हमारे पास, हम सिर्फ क्वेश्चन। ऑब्वियसली इसमें कभी भी आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, क्योंकि अभी हमारे पास आधा अधूरा ट्रायल बैलेंस है। हाँ, अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनकी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं या ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ होगी। बैलेंस शीट का मैच करना
ये सब हम दूसरे चैप्टर्स में करेंगे, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरी बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है आपके सिलेबस में, उसमें करेंगे। वहां पर हम बैलेंस शीट को मैच करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ ट्रीटमेंट शो करनी है। फाइन, ठीक। अब है सेम एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें 5% पे शो करना है। तो इसका कैसे करेंगे भाई? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में एक तो बैड डेट्स डालेंगे 5000 के, टू बैड डेट्स 5000। फाइन। डेटर्स को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। करंट एसेट्स, डेटर्स 1 लाख के, और प्रोविजन हमारा कितना था 10,000 का, उसको हम फिर से करंट लायबिलिटी में शो करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हुआ 10,000। कहते हैं जी कि फर्दर बैड डेट्स हो गए 2000 के। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसकी दोहरी एडजस्टमेंट होगी। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस में फिर से हम बैड डेट्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग बैड डेट्स थे उसके अंदर और एडिशन करेंगे, फर्दर बैड डेट्स, $2,000। दूसरी एडजस्टमेंट डेटर्स में से अमाउंट लेस होगी। हाँ जी, दोनों बैड डेट्स में क्या फर्क था, एक बैड डेट जो 5000 वाला था उसको हमने पहले से ही जर्नल एंट्री पास की हुई है, पोस्टिंग की हुई है, जिसकी वजह से वो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। इसी वजह से उसको सिर्फ एक बार दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन ये जो 2000 के बैड डेट्स थे, इनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। हम ये पोस्ट करना भूल गए, इनको हम डेटर्स में से एडजस्ट करना भूल गए। इसी वजह से उसको हम P&L में तो शो करेंगे ही करेंगे, डेटर्स की भी अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटर्स को भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ये 2000 से ये भी कम हो जाएंगे। फाइन। अब रही बात प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, जो 5% में बनेंगे। 5% ऑन डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स कितने हैं हमारे? अगेन 98,000। 98,000 पे 5% कितना बना? 4,900 का। लेकिन हमारा पहले से ही प्रोविजन कितना बना हुआ है? 10,000। यानी कि हमारी एस्टिमेशन थोड़ी ज्यादा ही नहीं हो गई? इसको अब हम कम करेंगे। हमें अपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 10,000 से 4,900 पे लेके आना पड़ेगा। यानी कि 5,100 का हमें अपना प्रोविजन राइट बैक करना पड़ेगा। फाइन। इसकी आप जर्नल एंट्री बता दोगे क्या? हाँ जी, इसकी जर्नल एंट्री भी बताएंगे जी। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? देखो, प्रोविजन एक तरीके से हमारी लायबिलिटी होती है। इसका जब भी इसको हम बनाते हैं, इसको जब हम बढ़ाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। अब हमारा केस क्या है, इसको हम कम कर रहे हैं, तो यानी कि ये चीज डेबिट होगी। ठीक है। और ये बनता किस में से है? प्रोविजन किस में से बनता है? प्रॉफिट्स में से। मतलब जब हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया था तब हमने प्रॉफिट्स कम करे थे, है ना? तो अब हम प्रोविजंस कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स बढ़ाएंगे। प्रॉफिट जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 5,100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,100।
हम यानी इस एंट्री का जो इफेक्ट आएगा, हाँ जी बेटे, यानी कि जो प्रोविजन रिवर्स होगी इसलिए हमने डेबिट कर दिया और पीएनएल क्रेडिट हो गया हमारा ना। हाँ जी। पहले जब हमने इसकी प्रोविजन बनाई होगी, डाउटफुल डेट की प्रोविजन बनाई होगी, तब क्या एंट्री पास करी थी? प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जब हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को। मैं वो क्रिएशन अब बता दो इस बार, द क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज इक्वल टू एंट्री। क्रिएशन फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ जी, जब हम इसको क्रिएट करते हैं तो प्रॉफिट्स में से हम कुछ अमाउंट सेट असाइड करते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एनी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स मतलब इट इज ट्रीटेड लाइक एन एक्सपेंस। तो जब भी हम एक्सपेंसेस P&L में डालते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते हैं, अकाउंट डेबिट। हमने तब 1000 की बनाई थी ना प्रोविजन, तो 10,000 की, तो हम 10,000 को यहाँ पे डेबिट कर देंगे। जब हमने वो 10,000 का प्रोविजन बनाया होगा तब हमने ये वाली एंट्री पास करी थी। नहीं, 10,000 का था बेटे, जो करंट प्रोविजन है ना, जो करंट प्रोविजन है, जो ट्रायल बैलेंस में आ रहा है। ये तो नया क्वेश्चन है ना एक तरीके का। जब हमने 10,000 का प्रोविजन बनाया तब ये वाली एंट्री पास हुई होगी कि हमने 10,000 का प्रॉफिट कम करा होगा और प्रोविजन क्रिएट करा होगा। ऑलराइट, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें 4700 का क्रिएट किया था। हाँ, उसमें क्रिएट करा था। ये क्वेश्चन सेपरेट है। फाइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें 4700 था ना। ये देखिए, इस पिछले क्वेश्चन में जब हम क्रिएट करते तो 4700 का हमको उसकी एंट्री पास करनी पड़ती। क्या एंट्री होती? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने की? 4700 की। अगले क्वेश्चन में यही केस रिवर्सल में चल रहा है। अगले क्वेश्चन में हम प्रोविजन को राइट बैक कर रहे हैं, तो 5100 की यहां पे जो एंट्री है वो ऐसे उसकी उल्टी चल रही है। यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा डेबिट हो रहा है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब प्रोविजन बनता है तो P&L डेबिट होगा, जब प्रोविजन राइट ऑफ होता है तो क्रेडिट होगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि सारे प्रोविजंस P&L से बनते हैं क्या? हाँ जी, हमने प्रोविजन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट से बनता है। हाँ जी, तो इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्सपेंस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे सभी प्रोविजंस जब क्रिएट होते हैं, जब हम प्रोविजंस को बढ़ाते हैं तब हम P&L में डेबिट साइड पे शो करते हैं, वो P&L से ही निकलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऑब्वियसली, क्योंकि जहां से उनकी ओरिजिनेशन हुई है वहीं पे वो राइट बैक होंगे ना। तो इन शॉर्ट यानी कि P&L डेबिट होगा प्रोविजन क्रेडिट करने के लिए, और जो प्रोविजन रिवर्स करनी है तो P&L क्रेडिट करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जब हम प्रोविजन को क्रिएट करते हैं तब हम P&L को डेबिट करते हैं, और जब हम प्रोविजन को राइट बैक करते हैं, कम करते हैं, तब हम P&L को क्रेडिट कर देते हैं। सीधी सी स्पष्ट बात है। अब क्या करेंगे? देखो, हमारा 5100 का प्रोविजन क्या किया हमने? राइट बैक कर दिया। यहां पर भी तो जिसकी एडजस्टमेंट रहती है ना, यहां पर भी रहती है। पहले तो हम यहां पर बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसकी ट्रीटमेंट करेंगे क्रेडिट साइड पर P&L के 5100 की, ठीक है। और यहां बैलेंस शीट में इस प्रोविजन को कम कर देंगे, प्रोविजन रिटर्न बैक 5100। अब नेट अमाउंट कितनी रहेगी प्रोविजन की? 4900। फाइन, ओके, तो यानी कि प्रोविजन डेबिट हो गया, P&L क्रेडिट हो गया।
यस। P&L क्रेडिट हो गया, प्रोविजन डेबिट हो गया। देखिए अब इस एंट्री का क्या हिसाब बना, हम इसकी प्रेजेंटेशन कैसे देख रहे हैं, P&L क्रेडिट हो गया ओके, एंड प्रोविजन खत्म हो गया, प्रोविजन उतने से ही राइट बैक हो गया, रिड्यूस हो गया। क्योंकि लायबिलिटी इसलिए डेबिट हो गया इसलिए माइनस हुआ ना। देखिए एंट्री में देखिए क्या हुआ, एंट्री में क्या था, प्रोविजन यहां डेबिट हो रहा है। जब भी एक लायबिलिटी डेबिट हो रही होती है तो रिड्यूस हो रही होती है, इसीलिए यहां पर हम लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको प्रोविजंस के सारी ट्रीटमेंट का पता लग गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।